हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए आज हम बात करेंगे सुभाष कश्यप की किताब हमारी संसद के विषय में। ठीक है फ्रेंड, सुभाष कश्यप किताब हमारी संसद के विषय में, जिसमें हमारा पहला अध्याय है संसदीय शासन प्रणाली का उद्भव एवं विकास। तो आइए जानते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली के उद्भव एवं विकास के विषय में। हमने संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली को सोच समझकर ही चुना है। हमने इसे केवल इसी कारण नहीं चुना कि हमारा सोचने का तरीका कुछ हद तक ऐसा ही रहा, बल्कि इस कारण भी कि यह प्रणाली हमारी पुरातन परंपराओं के अनुकूल है। स्वाभाविक है कि पुरातन परंपराओं का पुरातन स्वरूप में नहीं, अपितु नई परिस्थितियां और नए वातावरण के अनुसार बदलकर अनुसरण किया गया है। इस पद्धति को चुनने का एक कारण यह भी है कि हमने देखा है कि अन्य देशों में, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम में, यह प्रणाली सफल रही है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए वक्तव्य है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत में प्रतिनिधि निकाय के विषय में। प्राचीन भारत प्रतिनिधि निकाय 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के नए गणराज्य के संविधान का शुभारंभ हुआ और भारत अपने लंबे इतिहास में पहली बार एक आधुनिक संस्थागत ढांचे के साथ पूर्ण संसदीय लोकतंत्र बना। लोकतंत्र एवं प्रतिनिधि संस्थाएं भारत के लिए पूर्णतः नई नहीं हैं। कुछ प्रतिनिधि निकाय तथा लोकतंत्रात्मक स्वशासित संस्थाएं वैदिक काल में भी विद्यमान थीं। circa 3000 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद में सभा तथा समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख है। वहीं से आधुनिक संसद की शुरुआत मानी जा सकती है। इन दो संस्थाओं का दर्जा और इनके कृत्य अलग थे। समिति एक आम सभा हुआ करती थी तथा लोकसभा हुआ करती थी, और सभा अपेक्षाकृत छोटा और चयनित वरिष्ठ लोगों का निकाय, जो मोटे तौर पर आधुनिक विधानमंडल में ऊपरी सदन के समान था। वैदिक ग्रंथों में ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि ये दो निकाय राज्य के कार्यों से निकट संबंध रखते हैं और इन्हें पर्याप्त प्राधिकार, प्रभुत्व एवं सम्मान प्राप्त था। ऐसा ज्ञात होता है कि आधुनिक संसदीय लोकमत के कुछ महत्वपूर्ण तत्व, जैसे निर्बाध चर्चा और बहुमत द्वारा निर्णय, तब भी विद्यमान थे। बहुमत से हुआ निर्णय अउल्लंघनीय माना जाता था, जिसकी अवहेलना नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब एक सभा में अनेक लोग मिलते हैं और वहां एक आवाज़ से बोलते हैं, तो उस आवाज़ या बहुमत की अन्य लोगों द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। वास्तव में प्राचीन भारतीय समाज का मूल सिद्धांत यह था कि शासन का कार्य किसी एक व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं, बल्कि पार्षदों की सहायता से संयुक्त रूप से होना चाहिए। पार्षदों का परामर्श आदर से माना जाता था। वैदिक काल के राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार धर्म को वास्तव में प्रभुत्व दिया जाता था और धर्म अथवा विधि द्वारा शासन के सिद्धांत को राजा द्वारा माना जाता था और लागू किया जाता था। आदर्श यह था कि राजा की शक्तियाँ जनेच्छा और रीति रिवाजों, प्रथाओं और धर्मशास्त्रों के आदर्शों द्वारा सीमित होती थी। राजा को विधि तथा अपने क्षेत्र के विधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। अपनी जनता के भौतिक नैतिक कल्याण के लिए राज्य को न्यास अथवा ट्रस्ट के रूप में रखना होता था। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मुख्यतः राजतंत्रवादी हुआ करती थी। फिर भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां राजा का चुनाव होता था। जो कुछ भी हो, लोकतंत्रात्मक संस्थाएं एवं प्रथाएं हमारी राजतंत्रीय शासन प्रणाली का सदा अभिन्न अंग रही है। आत्रेय ब्राह्मण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोक स्तंभ के शिलालेखों, समकालीन यूनानी इतिहासकारों तथा बौद्ध एवं जैन विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों में तथा मनुस्मृति में इस तथ्य के पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि वैदिकोत्तर काल में अनेक गणराज्य भी थे। उन गणराज्यों में, जो समधा अथवा गणराज्य के नाम से जाने जाते थे, प्रभुसत्ता का एक बहुत बड़ी सभा में निहित रहती थी और उसी सभा के सदस्य ने न केवल कार्यपालिका के सदस्यों को बल्कि सैनिक प्रमुखों को भी चुना करते थे। वहीं वैदेशिक कार्यों पर नियंत्रित रखती थी। शांति और युद्ध जैसे मामलों का फैसला भी करती थी। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका पर निर्वाचित सभा का पूर्ण नियंत्रण रहता था। पाली में लिखित ग्रंथों में इस विषय में दिलचस्प ब्यौरे मिलते हैं।
प्राचीन गणराज्यों में सभाओं में क्या क्या प्रथाएं एवं प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी, जो कुछ विद्वानों के अनुसार आधुनिकतम स्वरूप के विधि एवं संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। उदाहरण के तौर पर सभा का अपना अध्यक्ष हुआ करता था, जिसे विनयधार कहा जाता था, और सचेतक भी हुआ करता था, जिसे गणपूरक कहा जाता था। विनयधार संकल्प, गणपूर्ति का अभाव, बहुमत द्वारा मतदान इत्यादि जैसे प्रक्रियागत उपायों का शब्दावली से परिचित होता था। सभा में चर्चाएं स्वतंत्र, स्वच्छ एवं निर्बाध हुआ करती थी। मतदान शलाकाओं, टिकटों द्वारा होता था, जो विभिन्न मतों का प्रतिनिधि करने वाली भिन्न भिन्न रंगों की लकड़ी की पट्टियां हुआ करती थी। जटिल और गंभीर मामले प्रायः सभा के सदस्यों में से चुनी गई विशेष समिति के पास भेजे जाते थे। निचले स्तर पर लोकतंत्र प्रादेशिक परिषदों, जनपद, नगर परिषदों, पौरसभा और ग्राम सभाओं के रूप में विद्यमान था। ये निकाय स्थानीय कार्यों की देखरेख पूरी स्वाधीनता से करते थे, जिसमें स्थानीय उपक्रम एवं स्वशासन का तत्व रहता था। अर्थशास्त्र, महाभारत और मनुस्मृति में ग्राम संघ विद्यमान होने के अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। उन दिनों ग्राम सभाओं, ग्राम संघों और पंचायतों जैसे निर्वाचित स्थानीय निकाय साधारणतया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंग होते थे। सभा तथा समिति जैसे लोकतंत्रात्मक संस्थाएं तथा गणराज्य तो बाद में लुप्त हो गए, परंतु ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभाएं अथवा पंचायतें अनेक हिंदू मुस्लिम राजवंशों के शासनकाल में अस्तित्व में रहीं तथा ब्रिटिश शासकों के आगमन तक और उसके पश्चात भी किसी न किसी रूप में प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करती रहीं और फलती फूलती रहीं। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक संसदीय संस्थाओं का उद्भव कैसे हुआ। आधुनिक संसदीय संस्थाओं का उद्भव आधुनिक अर्थों में संसदीय शासन प्रणाली और विधायी संस्थाओं का उद्भव एवं विकास लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों से जुड़ा है, परंतु यह मान लेना गलत होगा कि बिल्कुल ब्रिटेन जैसी संस्थाएं किसी समय भारत में प्रतिस्थापित हो गई। जिस रूप में भारत की संसद और संसदीय संस्थाओं को आज हम जानते हैं, उनका विकास भारत में ही हुआ। इनका विकास विदेशी शासन से मुक्ति के लिए और स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक संस्थाओं की स्थापना के लिए किए गए अनेक संघर्षों और ब्रिटिश शासकों द्वारा रुक रुक कर धीरे धीरे झिका झिका कर छोटे छोटे टुकड़ों में दिए गए संवैधानिक सुधारों के द्वारा हुआ है। आइए अब हम जानेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीय विधानमंडल की पहली धुंधली सी शुरुआत 1833 के चार्टर अधिनियम से हुई, जिसके द्वारा भारतीय शासन प्रणाली में आमतौर पर भारत सरकार की विधायी शक्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सब ब्रिटिश राज्य के क्षेत्रों के लिए एक विधान परिषद की स्थापना की गई। वह पहला अवसर था जबकि गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार के नाम से जानी जाने लगी और उसकी काउंसिल इंडियन काउंसिल के नाम से गवर्नर जनरल की काउंसिल की विधि निर्माण बैठकों और कार्यपालिका बैठकों में भेद करके इस अधिनियम द्वारा संस्थागत विशेषज्ञता का तत्व भी जोड़ा गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल के कार्यपालिका तथा विधायी कृत्यों में इस अधिनियम के द्वारा जो भेद किया गया, उसके परिणाम स्वरूप 1/4 अथवा विधायी सदस्य शामिल किया गया और इस पद पर विशिष्ट विधिवेता लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया। इस प्रकार हमें 1833 के अधिनियम में कार्यपालिका परिषद के भिन्न एक विधान परिषद के बीज दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि बहुत बाद तक इस नाम का उपयोग नहीं हुआ। तो आइए अब हम जानेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम 1853 का अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम था, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। काउंसिल के चौथ अथवा विधायी सदस्य को कार्यपालिका बैठकों में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार देकर उसे अन्य सदस्यों के बराबर का दर्जा प्रदान किया गया। इसके साथ ही 6 विशेष सदस्य शामिल करके जिन्हें विधायी परिषद का पदनाम दिया गया, विधायी प्रयोजनों के लिए काउंसिल का विस्तार किया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त 1853 के अधिनियम के अधीन गठित काउंसिल में 12 सदस्य थे।
काउंसिल में 12 सदस्य। काउंसिल जब विधायी निकाय के रूप में कार्य करती थी तो वहाँ चर्चा लिखित न होकर मौखिक होती थी। विधेयक किसी एक सदस्य के पास भेजे जाने के बजाय प्रवर समितियों के पास भेजे जाते थे। विधान कार्य गोपनीय होने के बजाय सार्वजनिक रूप से किया जाता था। कार्यवाहियों के वृत्तांत सरकारी तौर पर प्रकाशित किए जाते थे। इस प्रकार विधानमंडल और कार्यपालिका में भेद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नई काउंसिल के कर्तव्य विधान बनाने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि जैसा कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में कहा गया, संसद के आशयों के विपरीत इसने शिकायतों की जांच करने और उन्हें दूर करने के प्रयोजनार्थ समवेत लघु प्रतिनिधि सभा का रूप धारण करना आरंभ कर दिया। आइए नेक्स्ट हम जानेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम। 1861 का इंडियन काउंसिल अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य गवर्नर जनरल की काउंसिल के गठन के लिए बेहतर व्यवस्था करना और अनेक प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की स्थानीय सरकार के लिए व्यवस्था करना था। इस अधिनियम को भारतीय विधानमंडल का प्रमुख घोषणा पत्र कहा गया, जिसके द्वारा भारत में विधायी अधिकारों के अंतरण की प्रणाली का उद्घाटन हुआ। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर विधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। इसके अधीन गवर्नर जनरल की काउंसिल पुनर्गठित की गई और तत्पश्चात उसके लिए अब तक के 4 के स्थान पर 5 साधारण सदस्यों की व्यवस्था की गई। विधान बनाने के प्रयोजनार्थ गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह अपनी काउंसिल के लिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्य मनोनीत करें, जिनमें से कम आधे गैर सरकारी सदस्य हों। यद्यपि कानून द्वारा विस्तारित काउंसिल के लिए गैर सरकारी सदस्यों में भारतीयों को नियुक्त किया जाना जरूरी नहीं था, तथापि हाउस ऑफ कॉमन्स में यह आश्वासन दिया गया कि भारतीयों को इन पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इस आश्वासन और इस तथ्य के बावजूद कि काउंसिल के लिए स्पष्ट व्यवस्था थी कि वह केवल विधायी कार्य करे, इसे उत्तरदायी या प्रतिनिधि विधायी निकाय नहीं माना जा सकता। वह सरकार की विधायी समिति मात्र थी, जिसके द्वारा कार्यपालिका विधान के बारे में मंत्रणा एवं सहायता प्राप्त करती थी। विचाराधीन विधान के अलावा किसी अन्य विषय पर चूंकि उसमें विचार नहीं किया जाता था और उसे शिकायतों की जांच करने, जानकारी प्राप्त करने या कार्यपालिका के आचरण की जांच करने का अधिकार नहीं था, अतः उस काउंसिल में उत्तरदायी संस्था का कोई अंश नहीं था। फिर भी संवैधानिक विकास की दृष्टि से 1861 के अधिनियम के परिणाम स्वरूप पहले की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि अंग्रेज राज के भारत में जमने के पश्चात इसमें पहली बार विधायी निकायों में गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त तत्पश्चात विधान उचित विचार विमर्श के बाद बनाए गए और वे नियमित विधान थे, जिन्हें केवल उसी प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता था जिस प्रक्रिया से वे बने थे। इस प्रकार कार्यपालिका द्वारा विधान बनाए जाने के दिन व्यवहारिक रूप से बीत गए और यह समझा जाने लगा कि विधान बनाना केवल कार्यपालिका का ही कार्य नहीं है। आइए अब हम जानेंगे नेक्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के विषय में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इससे भारत में साम्राज्यवादी नियंत्रण धीरे धीरे कम होने की और उत्तरदायी सरकार के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने प्रारंभ से ही अपने सार्वजनिक जीवन का मुख्य आधार यह बनाया कि देश में धीरे धीरे प्रतिनिधि संस्थाएं बने। कांग्रेस का विचार था, काउंसिल में सुधार से ही अन्य सब व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है। कांग्रेस के 5वें अधिवेशन मुंबई 1889 में इस विषय पर बोलते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा, यदि काउंसिल में सुधार हो जाता है तो आपको और सभी कुछ मिल जाएगा। हमारे देश का भविष्य और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। क्या कहा? 1805वें कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 में डॉक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि यदि काउंसिल में सुधार हो जाता है तो आपको और सभी कुछ मिल जाएगा। हमारे देश का भविष्य और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट हम जानेंगे 1892 का इंडियन नेशनल कांग्रेस 1892 का इंडियन काउंसिल अधिनियम।
ठीक है फ्रेंड। यह अधिनियम कम से कम अंशतः प्रतिनिधि संस्था के लिए बढ़ती हुई भारतीय मांग को स्वीकार करने की दिशा में एक कदम था। ब्रिटिश संसद द्वारा विधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892 की स्वीकृति प्रदान करना इन अर्थों में कांग्रेस की विजय माना गया। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार परिवर्धित परिषदों में प्रतिनिधित्व की बात को मान्यता दी। कांग्रेस को इस बात से संतुष्टि हुई कि भारतीयों के लिए राजनीतिक मताधिकार के साझे प्रायोजन उनमें एकता उसी से कायम की। क्या कि भारतीयों के राजनीतिक मताधिकार के साझे प्रयोजनार्थ उनमें एकता उसी ने कायम की। ठीक है फ्रेंड। भारतीय परिषदों के पुनर्गठन के लिए 1892 के अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल अधिनियम 1861 में संशोधन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद का अग्रेतर विस्तार करने के लिए यह व्यवस्था की गई कि उसमें कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 अतिरिक्त सदस्य होंगे। पहले यह व्यवस्था थी कि उसमें कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य होंगे। इस प्रकार प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। जिन विनियमों के अधीन परिषदों के अतिरिक्त सदस्य मनोनीत किए गए जाते थे उसमें निर्धारित था कि कुछ गैर सरकारी व्यक्ति विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मान्यता प्राप्त निकायों अथवा एसोसिएशन की सिफारिश पर मनोनीत किए जाने चाहिए। गवर्नर जनरल की विधान परिषद अथवा भारतीय विधान परिषद में इस प्रकार 5 और अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए, जिनमें से 4 को प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों द्वारा और 1 को कलकत्ता वाणिज्य मंडल द्वारा मनोनीत किया गया। यद्यपि चुनाव शब्द को जानबूझकर प्रयोग नहीं किया गया, परंतु इस तथ्य से प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों ने सिफारिश की और केंद्रीय परिषद में अपने मनोनीत सदस्य को भेजा। चुनाव के सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने का संकेत मिला। ठीक है फ्रेंड। चुनाव के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करने संकेत मिला। विधान परिषद के सदस्यों को भी प्रश्न पूछने अर्थात महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से सरकारी सदस्यों से पूछताछ करने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार का, जो किसी भी विधानमंडल का एक मौलिक अधिकार होता है, प्रयोग उस समय कभी कभार ही किया गया, परंतु यह अधिकार प्राप्त हो जाना संसदीय संस्था के विकास में एक निश्चयात्मक कदम था। यह एक दिलचस्प बात है कि प्रारंभिक अवस्थाओं में इस अधिकार का प्रयोग सरकारी सदस्यों द्वारा भी किया गया। यह विचित्र लगता होगा कि किस तरह एक सरकारी सदस्य दूसरे सरकारी सदस्य से प्रश्न कर रहा है और जानकारी प्राप्त कर रहा है। 1892 के अधिनियम के परिणामस्वरूप विधान परिषदों में प्रातिनिधिक तत्व आए और परिषदों के कार्यकरण पर लगे प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई। इस दृष्टि से 1892 के अधिनियम ने 1861 के अधिनियम में निश्चय सुधार किया। निर्वाचित सदस्यों के प्रवेश से परिषद के जीवन में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। जनमत को और अधिक अभिव्यक्त किया जाने लगा और चर्चाओं में विचार विमर्श तथा आलोचनात्मक पहलुओं में परिवर्तन आया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1909 का इंडियन काउंसिल अधिनियम। ठीक है फ्रेंड। देश के कार्यों और अधिक एवं प्रभावी प्रतिनिधि के लिए कांग्रेस द्वारा जो सतत अभियान चलाया गया, उसके फलस्वरूप 1908 में मोर्ले मिंटो सुधार प्रस्ताव आए। मोर्ले मिंटो संवैधानिक सुधारों की योजना को इंडियन काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा कार्यरूप दिया गया। इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए विनियमों से भारतीय विधानमंडलों के गठन एवं कृत्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारतीय विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इनके अलावा कार्यकारी परिषद पदेन सदस्य होते थे। प्रेसिडेंसीज प्रांतों में विधान परिषदों का आकार भी दुगने से अधिक हो गया। अधिनियम के अनुसार अपेक्षित था कि विधान परिषदों में निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होने चाहिए। 1909 के अधिनियम द्वारा विधान परिषद के कृत्यों में परिवर्धन किया गया। इसके अधीन सदस्यों को बजट पर और सामान्य सार्वजनिक हित के किसी भी मामले पर संकल्प पेश करने, उन पर परिषद में मतदान करने का अधिकार दिया गया। संकल्प सरकार के लिए सिफारिशों का रूप ले सकते थे, परंतु सरकार उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थी। अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देते हुए प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु प्रेसिडेंट को यह शक्ति प्राप्त थी
कि वह चाहे तो किसी प्रश्न के लिए अनुमति न दे। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे 1909 में जो सुधार हुए उनमें सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि पृथक अथवा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की पद्धति लागू की गई, जिसके अनुसार मुसलमानों, वाणिज्य मंडलों, जमींदारों इत्यादि जैसे विशेष हितों के लिए परिषदों में प्रतिनिधित्व एवं स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के अधीन प्रतिनिधित्व की जिस सांप्रदायिक पद्धति की शुरुआत की गई उसने भारत का भावी सार्वजनिक जीवन दूषित हो गया और पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात धर्मनिरपेक्ष भारतीय राष्ट्रवाद को इससे सबसे अधिक धक्का पहुंचा और यह ब्रिटेन की फूट डालो और राज्य करो की नीति में वास्तव में सबसे बड़ी विजय थी। सरदार पणिकर के शब्दों में यह घृणित द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रथम अभिव्यक्ति थी जिससे अंत में देश का विभाजन हुआ। किसका कथन है ये? सरदार पणिकर के शब्दों में यह घृणित द्विराष्ट्र सिद्धांत की प्रथम अभिव्यक्ति थी जिससे अंत में देश का विभाजन हुआ। आइए नेक्स्ट हम जानेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के सुधार अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। केंद्र में भारतीय विधान परिषद के स्थानों पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया, जिसमें एक था राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था विधानसभा निम्न सदन, और प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते थे। राज्य परिषद में सांविधिक नियमों के अनुसार मनोनीत अथवा निर्वाचित अधिक से अधिक 60 सदस्य और इनमें से अधिक 20 सरकारी सदस्य होने की व्यवस्था थी। प्रथम राज्य परिषद में कुल 60 सदस्य थे, जिनमें से 34 निर्वाचित तथा 20 मनोनीत सरकारी सदस्य और 6 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। अधिनियम के अधीन विधानसभा के सदस्य संख्या अस्थायी रूप से 140 निर्धारित की गई। इनमें 100 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत सरकारी सदस्य और शेष मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होते थे। सांविधिक नियमों के अनुसार कुल सदस्य संख्या में वृद्धि की जा सकती थी और विभिन्न वर्गों के सदस्यों के बीच अनुपात में परिवर्तन भी किया जा सकता था ताकि कुल संख्या के कम से कम 5/7 सदस्य निर्वाचित हों और शेष में से कम 1/3 गैर सरकारी सदस्य हों। 1909 के अधिनियम के अधीन गठित प्रथम विधानसभा वर्ष 1921 में अस्तित्व में आई। 1919 के अधिनियम के अधीन गठित प्रथम विधानसभा वर्ष 1921 में अस्तित्व में आई। उसके कुल 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित तथा 52 सामान्य। 104 निर्वाचित थे, जिसमें 52 सामान्य, 30 मुस्लिम, 9 यूरोपीय, 7 भूस्वामी तथा 4 वाणिज्यिक तथा 2 सिख निर्वाचित क्षेत्रों से, 26 सरकारी सदस्य और 15 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड, कितने थे? कुल 145 थे, जिनमें से 104 निर्वाचित थे। ठीक है, जिसमें 52 सामान्य वर्ग थे, 30 मुस्लिम थे, 9 यूरोपीय थे, 7 भूस्वामी थे, 4 वाणिज्यिक थे तथा 2 सिख निर्वाचित क्षेत्रों से थे। 26 सरकारी सदस्य थे और 15 मनोनीत गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है फ्रेंड, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, परंतु मताधिकार बहुत ही सीमित था, जो संपत्ति तथा कर अथवा शिक्षा संबंधी अर्हताओं पर आधारित था। राज्य परिषद के मामले में संपत्ति संबंधी मतदाता अर्हताएं इतनी ऊंची रखी गई थी कि वह सदन लगभग धनी भूस्वामियों तथा व्यापारियों का ही सदन बनकर रह गया। पर राज्य परिषद की अपेक्षा विधानसभा के लिए निर्वाचन हेतु मतदान की संपत्ति संबंधी अर्हता कम स्तर पर रखी गई थी, परंतु फिर भी वह प्रांतीय मताधिकार के लिए अपेक्षित अर्हता से काफ़ी अधिक थी। 1920 में परिषद के कुल मतदाता केवल 17,644 थे और विधानसभा के 9,04,746 थे। ठीक है, परिषद की सामान्य कार्यवधि 5 वर्षों की थी तथा विधानसभा की 3 वर्षों की। गवर्नर जनरल दोनों में से किसी भी सदन को उसकी पूर्ण कालावधि समाप्त होने से पूर्व ही भंग कर सकता था।
वह विशेष परिस्थितियों में उनकी सामान्य कार्यावधि बढ़ा सकता था। दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त थी, सिवाय इसके कि केवल विधानसभा ही आपूर्ति सप्लाईज की स्वीकृति दे सकती थी अथवा रोक सकती थी। 1919 के अधिनियम के अधीन उस प्रणाली के अनुसार जो द्वितंत्र डाइऑर्की के नाम से प्रसिद्ध हुई, प्रांतों में तो आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई, परंतु केंद्र में उत्तरदायित्व का कोई तत्व नहीं था और गवर्नर जनरल इन काउंसिल का भारत के लिए केवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति और उसके द्वारा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व बना रहा। केंद्रीय विधानमंडल का स्वरूप यद्यपि पहली विधान परिषदों की अपेक्षा अधिक प्रातिनिधिक था, जो पहली बार आपूर्तियों की स्वीकृति देने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि उसे सरकार को बदलने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। विधान बनाने तथा वित्तीय नियंत्रण के क्षेत्र में उसकी भी शक्तियां सीमित थी और वे गवर्नर जनरल की सर्वोपरि शक्तियों के अधीन थी। इस प्रकार यद्यपि संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया के लिए भारत में सम्राट की, ब्रिटिश प्रजा एवं सेवियों के लिए तथा ब्रिटिश इंडिया में उससे बाहर ब्रिटिश इंडिया की सारी प्रजा के लिए केंद्रीय विधानमंडल की शक्ति को दोहराया गया, परंतु उसकी अनेक महत्वपूर्ण सीमाएं बनी रही, जो या तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई थी, या फिर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद की प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय विधानमंडल को ब्रिटिश इंडिया से संबंधित किसी भी संसदीय विधि में संशोधन करने के लिए या उसका निरसन करने या ब्रिटिश संसद के प्राधिकार को छूने वाला कोई कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी। अधिनियम के अधीन यह भी अपेक्षित था कि कुछ महत्वपूर्ण मामले का पर प्रभाव रखने वाले विधान गवर्नर जनरल की पूर्ण मंजूरी से ही भारत के किसी भी सदन में पेश किया जा सके। विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी विधेयक को वीटो करने अथवा उसे महामहिम की इच्छा जानने के लिए रखने की उसकी वर्तमान शक्ति के अतिरिक्त गवर्नर जनरल को ऐसे विधान अधिनियमित कराने की शक्ति प्रदान की गई जो ब्रिटिश इंडियन अथवा ब्रिटिश इंडिया के किसी भाग की सुरक्षा, शांति, हित साधन के लिए आवश्यक समझे। आपात की स्थिति में ब्रिटिश इंडिया की शांति एवं समुचित शासन के लिए अध्यादेश प्रख्यापित करने की गवर्नर जनरल की शक्ति भी बरकरार रही। इसी प्रकार वित्तीय मामलों में यद्यपि विधान परिषद को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह किसी अनुदान की मांग को स्वीकृति कर सकती है अथवा स्वीकृत करने से इनकार कर सकती है या किसी मांग की राशि में कमी कर सकती है, तथापि सभा द्वारा किसी मांग को स्वीकृति प्रदान करने से इनकार किए जाने की स्थिति में गवर्नर जनरल इन काउंसिल केवल यह घोषणा करके उसे बहाल कर सकता था कि वह उसके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार 1919 के अधिनियम के अधीन भारतीय विधानमंडल प्रभुसत्ता रहित निकाय था और प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय मामलों में सरकार के क्रियाकलापों के सब क्षेत्रों में कार्यपालिका के सामने शक्तिहीन था। फिर भी विधानमंडल के गठन के साथ विधान बनाने का कार्य गवर्नर जनरल की काउंसिल के हाथ में नहीं रहा। उस निकाय को अब एक मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करना होता था और सरकार के वित्तीय एवं विधायी प्रस्ताव विधानमंडल में प्रस्तुत करना होता था, जिसका पीठासीन अधिकारी गैर सरकारी प्रेसिडेंट होता था। विधायी कार्य में भारी वृद्धि हुई और देश को स्थायी लाभ पहुंचाने वाले अनेक विधान बनाए गए। व्यय के कुछ रक्षित शीर्षों को छोड़कर शेष बजट के लिए स्वीकृति लेनी होती थी और सभा द्वारा आपूर्ति एवं सेवाओं से इनकार किए जाने पर पूरा बजट अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में सरकार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। दोनों सदनों में वाक स्वतंत्र सुनिश्चित होने पर प्रश्न पूछने या संकल्प एवं स्थगन प्रस्ताव पेश करने का अधिकार होने के कारण सदस्यों को सरकार की आलोचना करने और उसे अनावृत करने के अवसर मिलते थे। कुछ सदस्यों को सरकार पर प्रभाव डालने और कार्यपालिका विभागों के कार्यकरण से परिचित होने के
कई स्थायी समितियों के माध्यम से अतिरिक्त अवसर प्राप्त होने लगे। केंद्रीय विधानमंडल का उद्भव ऐतिहासिक महत्व की बात थी। यह पहला अवसर था कि जबकि विधान बनाने और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में जनप्रतिनिधियों की आवाज़ सुनी गई। इससे इनसे देश की राजनीतिक भविष्य की दिशा में निर्धारण में भी महान भूमिका अदा की। जब देश के विदेशी प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था तो विधानमंडल में समवेत जनप्रतिनिधि सदन में संघर्ष कर रहे थे। दुनिया ने देखा कि विदेशी सरकार किस प्रकार जनता की इच्छाओं के समक्ष झुकती है या अपनी पराजय स्वीकार करती है। निसंदेह उस पराजय से सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि मनोनीत कार्यकारी परिषदों से बनी सरकार पद त्याग करने के लिए बाध्य नहीं थी। फिर भी आलोचनात्मक विधानमंडल होने से कार्यपालिका को सावधानी और विवेक से काम लेना पड़ता था और उसमें जनता के प्रति अपने दायित्व की चेतना पैदा हुई। लोकमान्य तिलक ने 1919 के सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया, परंतु उन्होंने घोषणा की कि जो कुछ दिया गया है उसे स्वीकार करेंगे, आंदोलन करेंगे और अधिक परिश्रम करेंगे और यथासंभव शीघ्र ही अधिक प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। उनकी संवेदनशील सहयोग की नीति में सहयोग के साथ साथ संवैधानिक अधिकारों पर जोर देने और यदि आवश्यक हो तो संवैधानिक रुकावटें पैदा करने की बात भी शामिल थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने घोषणा की कि यह योजना ब्रिटेन द्वारा पेश किए जाने और भारत द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या घोषणा की कि ब्रिटेन द्वारा पेश किए जाने और भारत द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं है यह योजना। इस प्रकार 1919 के सुधारों पर कांग्रेस के में एक तरह की दरार पैदा हो गई। 1918 में कांग्रेस को छोड़ने वाले कुछ नरमपंथियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक अलग संगठन बना लिया। 1918 में कांग्रेस छोड़ने के बाद नरमपंथियों ने कौन सा एक अलग संगठन बनाया, तो वो है नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक अलग संगठन बना लिया था। इन नरमपंथियों ने सुधारों का स्वागत किया, परंतु कांग्रेस ने अपने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में उन्हें अपर्याप्त, असंतोषजनक एवं निराशाजनक बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के अधीन विधानमंडल 1919 के अधिनियम के संवैधानिक सुधार में लागू हुए देश के सबसे बड़े और सबसे अधिक प्रभावशाली राजनीति दल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920-21 के निर्वाचनों का बहिष्कार किया और इस प्रकार जो विधानमंडल 1921 में बने उसमें उसका प्रतिनिधित्व नहीं किया। केवल नरमपंथियों द्वारा जो 1918 में कांग्रेस को छोड़कर गए थे बनाई गई नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ने ही निर्वाचनों में सक्रिय रूप से भाग लिया और इस दल के अनेक प्रसिद्ध सदस्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित हुए, जैसा कि उनसे आशा की जाती थी और जैसा कि उन्होंने अपने निर्वाचकों को वचन दिया था। उन्होंने विधायकों एवं मंत्रियों के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन किया। उन्होंने परिषदों में अपने कार्यक्रम को समरूपी, निरंतर एवं संगत रुकावट डालने की नीति बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई, जिसकी नीति यह थी कि चुनाव लड़े जाएं और व्यवस्था को बदलने या शत्रु के कैंप में प्रवेश करके व्यवस्था को तोड़ने की दृष्टि से परिषदों में स्थान प्राप्त किया जाए। मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में सितंबर 1923 में हुए कांग्रेस के विशेष दिल्ली अधिवेशन में परिषदों में स्थान प्राप्त करने की स्वराज पार्टी की योजना को स्वीकृति दी गई और तत्पश्चात स्वराज पार्टी कांग्रेस का विधायी पक्ष बन गई। स्वराज पार्टी के नेताओं ने यह कहकर विधानमंडलों में प्रवेश को उचित ठहराया कि विद्यमान परिस्थितियों में प्रशासन व्यवस्था को निरर्थक एवं अप्रभावी बनाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। स्वराज पार्टी को 1923 के निर्वाचनों में आश्चर्यजनक सफलता मिली। कुल 145 स्थानों में से 25 स्थान जीतकर स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधानमंडल में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। मौलाना आज़ाद के अनुसार पार्टी की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि वह उन स्थानों पर भी जीत गई जो मुसलमानों के लिए आरक्षित थे। कुछ निर्दलीय सदस्यों तथा पंडित मदन मोहन मालवीय
के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल पार्टी के सदस्यों के समर्थन से इसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराजवादियों ने राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रस्तावों को सरकार को पराजित किया और बजट तथा अनेक विधायी उपायों के पास होने में बार बार रुकावट डाली। अनेक बार सदन से बहिर्गमन अथवा वॉकआउट किए जाने स्वराजवादियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1924 और 1925 में राष्ट्रीय मांग अथवा नेशनल डिमांड संबंधी संकल्प भारी बहुमत से पास हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे 1926 के निर्वाचनों के परिणामस्वरूप स्वराज पार्टी के लिए निराशाजनक रहे। 7 मार्च 1926 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने सरकार से सहयोग के लिए कोई चिन्ह न दिखाई देने के कारण स्वराजवादियों से कहा कि वे विरोध स्वरूप विधानमंडलों से उठकर चले आएं। इस प्रकार स्वराजवादी प्रयोग समाप्त हुआ। इस अवधि के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना अध्यक्ष पद विकास था। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम प्रेसिडेंट अध्यक्ष सर फ्रेडरिक वाइट को मनोनीत किया गया। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम प्रेसिडेंट अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? सर फ्रेडरिक वाइट को मनोनीत किया गया। परंतु अगस्त 1925 में श्री विट्ठल भाई पटेल को चुना गया और वे सभा के प्रथम गैर सरकारी प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने। उन्होंने तथा सदन के अनेक सदस्यों ने महसूस किया कि सभा का सचिव भारत सरकार के अधीन विधायी विभाग का सचिव होने से निर्वाचित अध्यक्ष की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए 22 सितंबर 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू ने सदन में एक संकल्प पेश किया कि पृथक सभा विभाग असेंबली डिपार्टमेंट बनाया जाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने कुछ रूप भेदों के साथ उसे स्वीकृति प्रदान की और 10 जनवरी 1929 से विधानसभा विभाग नामक एक पृथक पूर्ण विभाग बनाया गया। अध्यक्ष को नए विभाग का वास्तविक प्रमुख अधिकारी बनाया गया और उसके लिए कर्मचारी अध्यक्ष की अनुमति से नियुक्ति किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार किए गए सीमित सुधार प्रतिनिधि उत्तरदायी सरकार की जनता की मांग को पूरा करने में पूर्णतः अपर्याप्त सिद्ध हुए। सीमित शक्तियों वाले विधानमंडल के विरुद्ध राष्ट्रीय मत बढ़ता गया और प्रतिवर्ष पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संसद और उत्तरदायी सरकार के लिए मांग जोर पकड़ती गई। अब हम बात करेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1920 से 1935 तक के वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन वर्षों में देश में बहुत राजनीतिक चेतना पैदा हुई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जन संगठन का रूप ले लिया। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी कि 10 वर्षों की अवधि व्यतीत हो जाने पर एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाएगा जो ब्रिटिश इंडिया में शासन प्रणाली के कार्यकरण की तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की जांच करे और यह बताया कि क्या उत्तरदायी सरकार के सिद्धांतों को कार्य रूप देना या उत्तरदायी सरकार का विस्तार करना, उसमें रूप भेद करना या सीमित करना वांछनीय है और यदि हाँ तो कहाँ तक वांछनीय है तथा क्या स्थानीय विधानमंडलों में दूसरा सदन स्थापित करना वांछनीय है या नहीं। नवंबर 1927 में निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही उक्त कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई, परंतु कमीशन के सभापति सर जॉन साइमन और उसके सभी सदस्य ब्रिटिश संसद में से ही चुने गए। तभी श्वेत सदस्यों के उस साइमन कमीशन का अधिकांश भारतीय दलों ने बहिष्कार किया। कमीशन के मई 1930 में प्रकाशित प्रतिवेदन को सब राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में अपने लाहौर अधिवेशन में घोषणा कर चुकी थी कि पूर्ण स्वराज ही हमारा उद्देश्य है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा की कि पूर्ण स्वराज ही हमारा उद्देश्य है, और कहाँ घोषणा की? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड, आइए नेक्स्ट हम जानेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम का उद्देश्य संघीय ढांचे की व्यवस्था करना था। उसमें उपबंध था कि गवर्नर जनरल के कृत्यों को निर्वहन में उसकी सहायता तथा मंत्रणा के लिए सिवाय उस स्थिति के जहां उसके लिए अपने कृत्यों का निर्वहन अपने विवेकाधिकार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार
करना अपेक्षित हो 10 से अधिक सदस्यों की मंत्रिपरिषद होगी। संघीय विधानमंडल के प्रति मंत्रियों में व्यक्तिगत या सामूहिक उत्तरदायित्व का अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं था। यद्यपि यह अपेक्षित था कि प्रत्येक वित्त मंत्री विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख नहीं था। मंत्रियों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने के बारे में अपने कृत्यों का प्रयोग गवर्नर जनरल को अपने विवेकाधिकार से करना था। वह अपने विवेकाधिकार से मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कर सकता था। नेक्स्ट हम देखेंगे, अधिनियम में व्यवस्था की थी कि संघीय विधानमंडल में सम्राट, जिसका प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल करता था, तथा 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः काउंसिल ऑफ स्टेट ऊपरी सदन तथा हाउस ऑफ असेंबली निम्न सदन कहा जाएगा। काउंसिल में ब्रिटिश इंडिया के 156 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 104 से अनधिक प्रतिनिधि होंगे तथा हाउस ऑफ असेंबली में ब्रिटिश इंडिया के 250 प्रतिनिधि तथा भारतीय रियासतों के 125 से अधिक प्रतिनिधि होंगे। काउंसिल ऑफ स्टेट एक स्थायी निकाय होगा जिसे भंग नहीं किया जा सकेगा, परंतु उसके 1/3 सदस्य हर तीसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रत्येक संघीय असेंबली यदि उसे गवर्नर जनरल द्वारा अपने विवेकाधिकार से समय पूर्व भंग नहीं कर दिया जाता तो 5 वर्षों तक कार्य करेगी। अधिनियम में ऊपरी सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन और निम्न सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई थी। यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक सदन अपना सभापति तथा उपसभापति चुनेगा और उसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने प्रक्रिया एवं कार्य को स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्राप्त होगी। गवर्नर जनरल को अपने विवेकाधिकार से विधानमंडल को बैठक के लिए आमंत्रित करने और उसका सत्रावसान करने तथा निम्न सदन को भंग करने की शक्ति प्राप्त हो गई। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि दोनों सदनों पर उस पर सहमत न हो जाए और गवर्नर जनरल उस पर अपनी अनुमति न दे दे, अथवा जो विधेयक महामहिम की इच्छा जानने के लिए रक्षित रखा गया हो उस पर महामहिम की इच्छा सूचना न मिल जाए। गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त अधिनियम भी महामहिम द्वारा नामंजूर किया जा सकता था। गवर्नर जनरल कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों के पास भेज सकता था। सदनों में असहमति होने की स्थिति में गवर्नर जनरल संयुक्त बैठक बुला सकता था जिसमें बहुमत द्वारा निर्णय हो सकता था। दोनों सदनों को लगभग समान शक्तियां दी गई थी, परंतु वित्तीय क्षेत्र में कुछ अंतर था। धन विधेयक केवल निम्न सदन में ही पेश किए जा सकते थे, परंतु ऊपरी सदन को निम्न सदन के समान ही उसमें संशोधन करने या उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त थी और गवर्नर जनरल को संयुक्त बैठक बुलाकर मतभेद को दूर करने की शक्ति प्राप्त थी। कांग्रेस के लखनऊ अप्रैल 1936 में और फैजपुर में 1937 में हुए क्रमशः 49वें और 50वें अधिवेशनों में इस अधिनियम में उपबंधित नए संविधान को इस आधार पर पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया कि इसने राष्ट्र की इच्छा के किसी भी प्रकार की पूर्ति नहीं होती है। कांग्रेस ने महसूस किया कि अधिनियम भारत की जनता को घोषित इच्छा के प्रतिकूल उस पर लाद दिया गया है। कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत की जनता केवल ऐसे संवैधानिक ढांचे को मान्यता दे सकती है जो स्वयं उनके द्वारा बनाया गया हो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम बात करेंगे 1935 के अधिनियम का संघीय व्यवस्था वाला भाग कभी भी लागू नहीं हुआ क्योंकि रियासतों को संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। इसके परिणामस्वरूप भारत में केंद्रीय सरकार का संविधान प्रांतों को स्वायत्तता दिए जाने से पैदा हुए रूप भेदों के साथ वैसा ही रहा जैसा कि वह 1919 के अधिनियम के अनुसार था। इस प्रकार केंद्र में से कोई मंत्रिपरिषद नियुक्त नहीं हुई जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हों और केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां एवं कृत्य तब तक वही रहीं जैसा कि 1919 के अधिनियम में व्यवस्था थी। उनमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लागू हो जाने तथा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 1934 में गठित विधानसभा में कांग्रेस दल के 44 सदस्य और 11वें राष्ट्रवादी थे जिन्होंने भोला भाई देसाई और अनेक के नेतृत्व में सामान्यतः उन्हीं के साथ मतदान किया। राष्ट्रीय दलों और सरकारी पक्षों के बीच संतुलन रखने वाले निर्दलीय सदस्यों के नेता जिन्ना थे। राष्ट्रवादियों का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना था
कि भारत सरकार गैर जिम्मेदार है, भारत की जनता का उसमें कोई विश्वास नहीं है और वे उसे समर्थन देने को तैयार नहीं हैं। सरकार के प्रति विरोध प्रकट करने के अवसर तब आते थे जब रेलवे एवं सामान्य बजट पर मतदान होता था। इस उद्देश्य से अनेक मदों की अनुदानों की मांगें अस्वीकार कर दी जाती थी। भारत की जनता की शिकायतों को व्यक्त करने और जनता के हितों की उपेक्षा किए जाने के लिए सरकार की निंदा करने हेतु कटौती प्रस्ताव पेश किए जाते थे। गवर्नर जनरल में निहित प्रमाणीकरण की विशेष शक्तियों के अनुसार सरकार उनमें से अधिकांश कटौतियों को बहाल कर दिया करती थी। इससे स्वभावतः यह साफ हो जाता था कि भारत का शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सम्मति से नहीं है, बल्कि गवर्नर जनरल के तानाशाही आदेशों से चल रहा है। केंद्रीय विधानसभा के नए चुनाव, जो बहुत पहले ही हो जाने थे, 1945 की अंतिम तिमाही में हुए। कांग्रेस ने वह चुनाव 1942 के अपने भारत छोड़ो प्रस्ताव को लेकर लड़े। चुनावों में कांग्रेस को निर्वाचित स्थानों पर अधिकांश स्थान 102 में से 56 प्राप्त हुए। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शरद चंद्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अधिनियम के वे उपबंध निष्प्रभावी हो गए, जिनके अंतर्गत गवर्नर जनरल या गवर्नर अपने विवेकाधिकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत विचार के अनुसार कार्य कर सकता था। डोमिनियन विधानमंडल को विधान बनाने की पूर्ण शक्ति उन विधानों सहित जिसका राज्य क्षेत्रीय प्रभाव हो प्राप्त हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रथम प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल की। अब हम बात करेंगे प्रथम प्रभुसत्ता संपन्न विधानमंडल की। गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार संविधान में सभा द्वारा अन्य उपबंध किए जाने तक भारत सरकार अधिनियम 1935 को डोमिनियन का अस्थायी संविधान बनाने के लिए उसमें रूपभेद किया गया और उसे अनुकूल बनाया गया। गवर्नर जनरल की उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने तथा मंत्रणा के लिए एक मंत्रिपरिषद बनी। गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई और उसे यह शक्ति प्रदान की गई कि वे डोमिनियन की शांति एवं अच्छे प्रशासन के लिए केवल आपात स्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता था। गवर्नर जनरल डोमिनियन विधानमंडल का अंग नहीं रहा और विधानमंडल को भंग करने की उसकी शक्ति समाप्त हो गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल देश का केवल उपाधिकारी प्रमुख रह गया और डोमिनियन विधानमंडल पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत की संविधान को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियाँ ग्रहण कर ली। अधिनियम की धारा 8 के द्वारा संविधान सभा को पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त हो गई, किंतु साथ ही यह अनुभव किया गया कि विधानसभा के संविधान निर्माण के कृत्य एवं विधानमंडल के रूप में इसके साधारण कृत्य में भेद बनाए रखना वांछनीय होगा। सदन के सहमत हो जाने पर इस विषय पर विचार करने के लिए 20 अगस्त 1947 को श्री जीवी मावलंकर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। 29 अगस्त 1947 को मावलंकन समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात संविधान सभा ने संकल्प किया कि संविधान निर्माण निकाय के रूप में सभा के कार्य और डोमिनियन विधानमंडल के रूप में उसके कार्य में स्पष्ट भेद किया जाए और जब सभा डोमिनियन विधानसभा के रूप में कार्य करे तो उसकी अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव हेतु उपबंध किया जाए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट हम देखेंगे उपरोक्त संकल्प के अनुसार भारतीय डोमिनियनों की स्थापना से ठीक पूर्व लागू विधानसभा नियमों को संविधान सभा प्रेसिडेंट द्वारा रूप भेदित किया गया तथा उन्हें अनुकूल बनाया गया। संविधान सभा विधायी एक अलग निकाय के रूप में प्रथम बैठक 7 नवंबर 1947 को संविधान सभा के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। ठीक है फ्रेंड। प्रथम बैठक कब हुई? 7 नवंबर 1947 को सभा के प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। अध्यक्ष पद के लिए चूंकि केवल श्री जीवी मावलंकर को ही एक नाम प्राप्त हुआ, अतः उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पीठ ने
अध्यक्ष पद से उठ गए और तब अध्यक्ष मावलंकर ने वह स्थान ग्रहण किया। इस बीच संविधान सभा का स्वतंत्र भाग के लिए संविधान सभा के निर्माण कार्य में लगी हुई थी। इस बीच संविधान सभा स्वतंत्र भाग के लिए संविधान के निर्माण कार्य में लगी हुई थी। संविधान सभा ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया कि संसदीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से संसद के निर्वाचित सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे, जैसा कि संघीय संविधान समिति ने सिफारिश की थी और बाद में प्रारूप समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप में उसे सम्मिलित किया गया। 4 नवंबर 1948 को संविधान का प्रारूप संविधान सभा में पेश करते हुए संसदीय शासन प्रणाली के लिए सिफारिश करते हुए प्रारूप समिति के सभापति BR अम्बेडकर ने कहा कि संविधान के प्रारूप में संसदीय शासन प्रणाली की सिफारिश करते हुए अधिक स्थिरता की अपेक्षा अधिक उत्तरदायित्व को तहरीर दी गई है। यद्यपि संसदीय शासन प्रणाली के विचार के विरुद्ध कुछ आवाज़ें सुनी गई, तथापि प्रारूप समिति के प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत था और अंत में 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हो जाने से आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखाएं प्रशाखाएं सहित पूर्ण संसदीय शासन प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई और वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव के पश्चात नए संविधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करती रही। नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। प्रथम निर्वाचित सदस्य जिसके 2 सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा, मई 1952 में बनी दूसरी लोकसभा, मई 1957 में बनी तीसरी और अप्रैल 1962 में चौथी, मार्च 1967 में पाँचवीं तथा 1971 में छठी, मार्च 1977 में सातवीं, जनवरी 1980 में आठवीं, जनवरी 1985 में नौवीं, जनवरी 1989 में 10वीं और जून 1991 में बनी 11वीं। 1952 में पहली बार गठित राज्यसभा एक निरंतर रहने वाला स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। हर 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब हम कुछ संदर्भ के विषय में अब तो ये पहला अध्याय समाप्त हो गया। कैसा लगा फ्रेंड आपको ये सेशन? अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जैसे हम इसके नेक्स्ट वीडियो पे भी बनाएं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं हम नेक्स्ट अध्याय में इसके। तब तक के लिए जय हिंद।